रोजगार के लिए क्या है कि उनको एक टेक्निकल असिस्टेंट देनी चाहिए, टेक्निकल ज्ञान देना चाहिए उनको कि क्या ऐसी चीज करें वो जिससे कि स्वरोजगार कर सकें। इतना मुश्किल नहीं है कि जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी है उनको उस दलदल से ना निकाला जा सके। तो यही तो सिस्टम का फेल्योर है, यही तो दिल्ली सरकार की फेल्योरनेस है कि जो 4400 रुपए है वो जा कहाँ रहा है जी। आप अगर उसका गहन से अध्ययन करें तो क्या उस बच्चे को 4400 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है? नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज हम एक विशेष पॉडकास्ट सेशन को शुरू करने जा रहे हैं और आज पहले पॉडकास्ट सेशन का जो हमारा मेहमान है वो हैं अखिलेश चंद्र शुक्ला जी। अखिलेश चंद्र शुक्ला जी के बारे में आप सभी जानते हैं, खास तौर से ये सेंट्रल दिल्ली में काफी एक्टिव रहते हैं। सेंट्रल दिल्ली इसलिए क्योंकि जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र दरियागंज से लेकर लाजपत नगर आश्रम तक आता है और इसी क्षेत्र में ज्यादातर वीआईपी मूवमेंट होता है। शुक्ला जी को 18-19 में काफी एक्टिव देखा गया। बीजेपी के बैनर तले लगातार ये संघर्ष करते हुए दिख रहे थे। लोगों का मानना था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में शुक्ला जी जंगपुरा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। होना भी था लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाए। उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी के साथ जुड़े रहे, एक्टिव रहे, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ दिनों से शांत नजर आ रहे हैं। इनके मन में क्या है? समाज सेवा की तरफ ज्यादा ध्यान है, पार्टी पॉलिटिक्स से हटते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से हट के समाज सेवा की ओर ज्यादा चले आए? हालांकि समाज सेवा तो ये शुरू से करते आ रहे हैं अपने प्रोफेशन को छोड़ के, प्रोफेशन के साथ में, लेकिन आजकल समाज सेवा पे ज्यादा ध्यान है और राजनीति से दूर हो रहे हैं। क्या अखिलेश जी ये माना जाए कि राजनीति से संन्यास ले रहे हैं आप या कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें पहले अपने एपिसोड के लिए चुना, तो ये आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहेंगे और ये भी कहेंगे कि आपका मोबाइल न्यूज़ 24 हमेशा लगातार बढ़ता रहे, देश नहीं विदेशों में भी इसका डंका बजे। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि आप शांत हैं या दूर हैं, तो हम राजनीति से ना तो शांत हैं ना दूर हैं। पहले भी हम समाज सेवा करते थे, आज भी हम समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो कि भाई पोस्टर नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको पोस्टर ना लगाना आपको राजनीति से दूर करने के लिए ऐसा अगर आपको आभास हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनीति में रह करके आप समाज के लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते हैं, समाज के लोगों को कुछ दे सकते हैं। हाँ, आप समाज का भला कर रहे हैं, आप थोड़ा कुछ तो अपने पास से जो कुछ हो सकता है, जो आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा निकाल करके समाज को लगा सकते हैं, लेकिन वो चीज जो समाज को चाहिए वो आप राजनीति की सेवा से ही दे सकते हैं समाज को। तो मुझे जो लगता है कि अभी वो समय नहीं है कि हम आगे आए हैं या कोई चीज बोलें, कोई चीज कहें या कोई चीज सुने। समय का इंतजार है और ये भी देख रहे हैं हम बहुत सक्रिय हैं, बीजेपी में सक्रिय रहेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि जंगपुरा विधानसभा से हमें टिकट भी मिलेगा। हम तो यही चाहेंगे। बाकी तो जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, हाँ, जनवरी फरवरी में, तो उसमें आप एक्टिव होके बीजेपी से टिकट मांगने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी? हाँ, बिल्कुल, एकदम तैयारी में हैं और हम एक्टिव में भी हैं। हाँ, कुछ लोग पर्दे के आगे काम करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, तो हम धरातल पे जा करके लोगों से एक लोगों से मिल रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं और उनकी वास्तविक प्रॉब्लम क्या है उन चीजों को भी देख रहे हैं, सो दैट कि अगर हम कल को भगवान करें और लोगों की ब्लेसिंग हो या बीजेपी के पदाधिकारी हमें इस योग्य समझते हैं, हमें टिकट देते हैं, तो जीत के हम आए, तो वो उस समय हम उन लोगों के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि विधानसभा भी आपको जो है कवर करना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उसके बाद बढ़ जाती हैं। लेकिन जो पहले हम इन लोगों की समस्याओं को सुन रहे होंगे या समस्याओं को देख रहे होंगे या उनकी क्या जटिलताएं हैं, तो शायद वो मैं बाद में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा, उस समस्या का समाधान कर पाऊंगा। मैंने भी फील किया है। मैंने ये
बताने की भी कोशिश किया अपने लोगों को कि समाज सेवा में तो आप लगे हुए हैं, काम झुग्गी झोपड़ी में, चाहे बहलोलपुर में पीछे कुछ समस्या आई थी, या सराय काले खां की बात कर लें, अन्ना नगर की बात कर लें, तो आप जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल बैनर नहीं दिखता है। मतलब शांत का मतलब मेरा ये था कि आप पॉलिटिकल बैनर में जैसे पहले डंडा झंडा के साथ दिखते थे, आजकल सिर्फ अपने काम में आप सोशल काम में लगे रहते हैं, वहाँ डंडा झंडा नहीं दिखता है बीजेपी का। तो ये जवाब जनता चाहती है कि बीजेपी के बैनर तले ही आप अगले बार चुनाव में जंगपुरा से फाइट करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जंगपुरा के बहुत सभी ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप में बने हुए हैं जी जी। और उसमें रोज हमारा पोस्ट जाता है, 1 से 2 पोस्ट जाता है और बीजेपी के लोगों के साथ जाता है, बीजेपी के चिन्ह के साथ जाता है और हम अपने विचार को उसमें डालते हैं, या जो भी अगर कुछ शुभकामनाएं देनी है तो शुभकामनाएं भी उसके साथ देते भी हैं और लेते भी हैं। तो ऐसा नहीं है, झंडे का ना दिखना और चुनाव से दूर रहना ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि जंगपुरा विधानसभा के लोगों को अगर इस जंगपुरा विधानसभा को एक नंबर 1 की कैटेगरी पे ले आना है और ये दिखाना है कि जंगपुरा में काम कैसे होता है या एमएलए को एक काम कैसे करना चाहिए, तो वो हमारे साथ जरूर आएं और हम उनको दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो पहले यहाँ पे विधायक थे उनको देख चुके हैं, जो प्रेजेंट में विधायक हैं उनको भी देख चुके हैं। एक बार हम जंगपुरा के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसे आदमी को देखिए कि जो में भी हो सकता है कि आपकी जंगपुरा की स्थिति को बदल दे, जंगपुरा की भौगोलिक जो वातावरण है उसमें सुधार ला सके। मैं आपको यही विश्वास दिलाऊंगा आपके इससे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, यहाँ की जनता कैसे विश्वास करे कि एक आदमी जो आज से करीब 20-30 साल पहले सुल्तानपुर से आया, यहाँ अपना संघर्ष किया, सीए की पढ़ाई की, फिर सीए के सेक्टर में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और वो समाज सेवा में आए हुए हैं, तो आपने यहाँ की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए क्या कुछ फार्मूला बनाया है? कैसे यहाँ की समस्याओं को आप जानेंगे, कैसे उन समस्याओं को दूर करेंगे, उसके लिए क्या रोड मैप कुछ तैयार किया है आपने? या जैसे लोग आते हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा, जीतने के बाद ये कर दूंगा, बंदूक चला दूंगा, तोप चला दूंगा, और होता वही ढक के 3 बात है। तो क्या रोड मैप कुछ है कि यहाँ के लोगों के रोजगार के बारे में सोचा जाए? बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख लिया है, केजरीवाल जी ने सभी स्कूलों को अच्छा कर दिया, पढ़ लिख लिया है, लेकिन नौकरी नहीं है उनके पास। झुग्गी झोपड़ी के बच्चे आज भी 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 जाते जाते वो थक जाते हैं, बड़ा मुश्किल से उनको 15,000 सैलरी मिल पाता है। आप ऐसा क्या तकनीक विकसित करेंगे कि उनके बच्चे भी 25,000, 30,000, 40,000 तनख्वाह पा सके? देखो, सबसे पहले तो मैं ये मॉडल जो आप कह रहे हैं, इस मॉडल को मैं जंगपुरा में ही लागू करूंगा। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने देखा था कि अब तो पिछले 27 के अब तो 4 साल और बीत गए, तो आप 31 साल से कह सकते हैं कि 2019 में 27 साल लोगों को झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए हो गया था, गैसपुर बहलोलपुर। और यहाँ पे सारे लोग, चाहे वो कांग्रेस का राज्य था, उसमें यहाँ के जो भी विधायक थे, सांसद थे, या बीजेपी के विधायक, निगम पार्षद, सांसद थे, या आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे, किसी ने भी 27 साल तक उन लोगों को ये नहीं देखा कि ये आज भी उनके यहाँ जो बिजली आती थी वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आती थी। 1 मीटर लगा हुआ था और सब मीटर पूरे झुग्गी झोपड़ी में लगा हुआ था। हमने अपनी एनजीओ, जो कि हमारी पूजा सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी है, उसके माध्यम से हमने बिजली विभाग को लेटर लिखा। आज भी लेटर हमारे पास है, अगर आप कहेंगे तो हम उसको आपको दिखा भी सकते हैं। उसके लिए हमने लोधी रोड पे जो इनका कार्यालय है वहाँ पे संघर्ष किया और उनको बताया कि जब ये लोग इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके पास वोटर कार्ड है, इनके पास इलेक्शन कार्ड है, इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो क्या ये केवल वोट देने के लिए बने हुए हैं? क्या इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए?
अगर उनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए तो उनको बेनिफिट अगर 200 यूनिट का मिल रहा है दिल्ली के लोगों को, तो उनको क्यों ना मिले। तो चलिए, उसके लिए हमने संघर्ष उसके किया लिए- और आपने देखा बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमने वहां पे बिजली ला करके छोड़ा। तो आपको एक बहुत बड़ा हमने प्रमाण दिया है। दूसरा रह गया कि आप कैसे देखते हैं समस्या को। तो मैं आपकी समस्या को आप ये देखिए कि मैं किसी कारण से वहां पे कोई काम था, तो मैं उधर गया हुआ था, जो एक जैन मंदिर है उधर की तरफ गया, देखा तो वहां झुग्गी झोपड़ी भी दिखी। तो वहां मैंने देखा कि मीटर छोटे छोटे वैसे जो प्राइवेट मीटर हैं वो लगे हुए थे। तो हमें वो आया, वहीं से हमने अपना सोशल वर्क से राजनीति में आने का विचार किया कि शायद राजनीति में आकर के हम ऐसे लोगों का ज्यादा भला कर सकते हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो उसके लिए हमने प्रयास किया और उसमें हम सक्सेस रहे। इसी तरीके से हमने देखा कि मयूर विहार से लेकर के आगे लाजपत नगर का जो ये आप फ्लाईओवर है, इसके बीच में कांवड़िया की यात्रा होती थी, शिव भक्त अपनी यात्रा करते थे, तो कहीं भी उनको रुकने का या जलपान की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने जो सराय काले खां के सामने वो पेट्रोल पंप है, उसके सामने कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्था की किसी तरीके से कि भाई ये लोग यहाँ पे कम से कम विश्राम कर सकें, बैठ सकें, और जो जलपान की सुविधा हो सकती है वो इनको प्रदान की जाए। तो समस्या को तो आप जब गहन अध्ययन करेंगे तभी आपको समस्या नजर आएगी, अदरवाइज तो वहां से लाखों की संख्या में कांवड़ यात्रा चलती है, तब भी लोग वहां से लेकर के यहाँ तक आते हैं और जाते हैं। हो सकता है उनका ध्यान भी जाता हो, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं, और हम जिस चीज को ध्यान देते हैं उसको क्रियान्वित करने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल रह गया बाकी कि लोगों के जीवन स्तर को, खासतौर पे जो झुग्गी झोपड़ी, जैसे कि आपने बहलोर स्कूल की बात की, या आपके क्षेत्र में बहुत सारे झोपड़ियाँ हैं, यहाँ आश्रम में भी, लाजपत नगर में भी कई सारे झुग्गी झोपड़ी हैं। तो इनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए आप कुछ बताएंगे? देखो, सबसे पहले तो हम आपको एक चीज कहना चाहेंगे, जो झुग्गी झोपड़ी के हमारे भाई लोग हैं, हमारे बहनें हैं वहां पे, उन लोगों को खुद ही उस चीज से निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज उस चीज से निकलना नहीं चाहेगा तो आप उसको उबार नहीं सकते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले उनके अंदर जज्बा आनी चाहिए, और जो कि उनके अंदर है लेकिन उनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम कैसे उस चीज को जाएं। अब आपने कहा कि उनको एजुकेशन की व्यवस्था दे दी गई। अब एजुकेशन की व्यवस्था क्या दे दी गई? अगर उनको पढ़ने की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनको कोई भी स्कूल किसी के पास में नहीं है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे है, अब उनका बच्चा झुग्गी झोपड़ी से उठ करके अगर वो नगर निगम के स्कूल में जा रहा है, सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो क्या उनके आने जाने की व्यवस्थाएं हैं कि कम से कम उस बच्चे का जो 1 घंटा आने में और जाने में समय खराब हो रहा है, जो उसकी एनर्जी खराब हो रही है, उस एनर्जी को हम कैसे बचाएं और उसको पढ़ाई के माध्यम से काबिल बनाने की योजनाओं में लगाएं। दूसरा, क्या उनके पास पढ़ने लिखने की पर्याप्त सामग्रियां हैं? उनके पास पेंसिल, किताब, पेन, तो सारी चीजें सरकार ने लगभग पूरी कर दी नहीं। है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि स्कूल जब भी खुलता है उसके 2 महीने 3 महीने बाद 4 महीने बाद तक सामग्रियां बढ़ती हैं। जब बच्चे केवल जा रहे हैं, उनके पास सामग्री ही नहीं है, किताब ही नहीं है, पेंसिल ही नहीं है, पेन ही नहीं है, 4 महीने तो उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं, तो उसका क्या फायदा होगा? उनको तो स्कूल खुलने के पहले उनको किताब मुहैया कराई जा सकती है। क्या ये मुहैया नहीं कराया जा सकता है? आजकल बच्चों को एडमिशन लेना, अगर उनको किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो उनके माँ बाप को टेंशन हो जाती है, रोजगार लेने से ज्यादा उनको टेंशन होती है कि हमारा बच्चे का एडमिशन कैसा हो। क्या हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे पास डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी का बच्चा पैदा हुआ तो उसका एमसीडी में रजिस्ट्रेशन होता है, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र उसका बनता है, तो हमारे पास डाटा होना चाहिए कि अगर किसी का बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, तो मैनेजमेंट जो वहाँ का स्कूल है
जो वहाँ का मैनेजमेंट है, हमारे सरकार में इस तरीके के सिस्टम होना चाहिए कि वहाँ से फोन जाए कि आपका बच्चा इतने साल का हो गया है, आप आइए यहाँ पे एडमिशन लीजिए। जब तक कि इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होंगी तब तक एजुकेशन सिस्टम को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। जब उनको एजुकेशन मिल जाए तब उनको रोजगार के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोजगार के लिए क्या है कि उनको एक टेक्निकल असिस्टेंट देनी चाहिए, टेक्निकल ज्ञान देना चाहिए उनको कि क्या ऐसी चीज करें वो जिससे कि स्वरोजगार कर सकें। वो कहीं स्वरोजगार में भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो उनके पास अपने कला होनी चाहिए कि वो कहीं जाकर के उस कला के माध्यम से यानी तकनीक के माध्यम से रोजगार पा सकें। तो क्या केजरीवाल सरकार ये कर रही है? ये बिल्कुल नहीं कर रही है। वो तो केवल प्रचार में लगी हुई है। जितना पैसा वो प्रचार में लगा देती है, अगर शायद वो उन बच्चों पे लगा देती तो आज बच्चे, इनकी सरकार 10 साल होने को जा रही है, जो बच्चे उस समय 8 साल के थे आज 18 साल के हो गए हैं, शायद उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता, वो बच्चे आज कहीं कुछ काम करने के काबिल बन जाते। बिल्कुल काम करने के काबिल बन जाते हैं। और काम तो हालांकि मजबूरी में हर कोई कर रहा है, बेरोजगार ना के बराबर दिल्ली में होता है। कोई अगर काम करना ही ना चाहे तो अलग बात है, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली सरकार का एक मिनिमम वेजेस है शायद 14-15 हज़ार रुपए का, कि अगर कोई अनस्किल्ड भी है तो उसे भी 14 से 15 हज़ार रुपए मिलना चाहिए, कुछ ऐसे ही है। परंतु होता क्या है कि ऐसे लोग जो खासतौर पे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, उनके बच्चों को कहीं अगर वो हेल्परी में जाता है, कहीं ऑफिस बॉय में जाता है, तो मजबूरी में उन्हें 10,000 12,000 में काम करना पड़ता है। वही अगर कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है, मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय फैमिली से आता है, तो उनका सैलरी 30,000 40,000 और अगर ठीक ठाक है तो 70,000 1 लाख से शुरू होता है। आखिर ऐसी क्या विडंबना है, क्यों इतना ऊपर नीचे खाई और समतल में दूरी है? एक तरफ खाई में लोग रहते हैं, एक तरफ पहाड़ में लोग रहते हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनके बच्चे सुबह उठ के ये सोचते हैं कि आज मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा तो इतना खर्च करूंगा, थिक में जाऊंगा इतना खर्च करूंगा, बाइक रेस में जाऊंगा इतना खर्च करूंगा। तो उनके बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे कितना खर्च करना है, और इनके बच्चे ये सोचते हैं कि आज मैं कहाँ से कमा के लाऊंगा ताकि मेरे घर पे रात में रोटी बन सके। ये जो गैप है, इसके लिए कभी थिंक किया है आपने? देखो, मैं आपको इस बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। जो दिल्ली सरकार है ना, वो झुग्गी झोपड़ी के लोगों को वहां के दलदल से निकलने ही नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। वो जानते हैं कि जिस दिन ये 25,000, तो सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार नहीं चाहती है, चाहे वो कांग्रेस नहीं चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती है, आम आदमी पार्टी, ये तो सब जानते हैं। क्योंकि अगर ये लोग चाहते होते तो 70 साल से ये स्थिति नहीं होती। दिल्ली जैसे शहर की, जो देश की राजधानी है, ये बात और है कि चलिए दूर दराज गांव तक विकास नहीं पहुंच पाया। देश की राजधानी है, मात्र 40-50 किलोमीटर के दायरे में है, और यहाँ के लोगों की भी जीवन स्तर इतनी दयनीय है कि आप सोच नहीं सकते। वो जैसा कि मैंने कहा, सुबह ये सोच के उठते हैं कि आज कहाँ से कमा के लाएं कि शाम में हमारे घर में रोटी बने। तो ये चीज को दूर करने के लिए आप पढ़े लिखे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास ऐसी क्या योजना है ताकि आप लोगों को समझा पाए कि अगर मैं आया तो आपके लिए ये करके दिखाऊंगा। जैसे केजरीवाल ने कहा कि मैं स्कूल बदल के दिखाऊंगा, तो उसने स्कूल बदला, चाहे 10% बदला हो, 20% बदला हो। बीजेपी ने कहा हम राम मंदिर बना के दिखाएंगे, तो बीजेपी ने राम मंदिर बना के दिखाया। आप ऐसा क्या नया चीज ला के देंगे जनता को जो आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा? बाकी सब तो कर ही रहे हैं लोग, मैं भी करूंगा। बाकी बिजली फ्री है, पानी फ्री है, वो जारी रहेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा मेरे तरफ से आपके लिए है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैं इसकी शुरुआत जंगपुरा से करूंगा, जंगपुरा के झुग्गी झोपड़ी से करूंगा, लेकिन आपको रोड मैप हमारे पास है, मैं जानता हूं कैसे करना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर बीजेपी ने कहा कि राम मंदिर बनाऊंगा, तो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि राम मंदिर बनेगा कैसे, ये क्रेन से बनेगा, पत्थर से बनेगा, ईंट से बनेगा या कैसे बनेगा। उन्होंने बनाया। इसी तरीके से मेरे पास रोड मैप है, उस चीज को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ कि मैं उस चीज को कैसे करूंगा या
केजरीवाल ने अगर उन्होंने स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की बात की, पढ़ाई करने की बात की, तो उन्होंने किया, लेकिन जिस रूप में करना चाहिए था वो नहीं किया। शायद अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले ये घोटाला हुआ कि भाई ये रूम का घोटाला हो गया, ये और बहुत सारे घोटाले निकल रहे हैं, तो शायद उन्होंने उस पर काम नहीं किया। केवल रंग रोगन करने से, रंग रोगन करने से या पेंट पॉलिश करने से, कमरे की हालत बदलने से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए उस हिसाब से टीचर्स चाहिए। बहुत सारी वैकेंसियां टीचर्स की खाली हैं जो भरी फुलफिल ही नहीं हो रही हैं। टीचर्स ही नहीं है तो वो पढ़ाएंगे क्या? आप खुद ही देखिए कि क्या बगैर टीचर्स के पढ़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले का देखिए तो नगर निगम स्कूल में बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। क्या ये 25 साल 30 साल पहले की आपने टीचर की बात की। देखिए टीचर तो ज्यादा कम नहीं है। इन्होंने क्या कहते हैं, संविदा पे बहुत सारे टीचर की भर्ती की है और लगभग सारे स्कूलों में संविदा के आधार पे टीचर हैं। और दूसरी बात अगर आप कर रहे हैं, चलो मैं आपके अगर बड़ी बात करता हूँ, एक लाइन और मैं जोड़ देता हूँ कि अगर आपके हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाता है तो वहाँ के टीचर जो हैं वो इंटर पास होते हैं, बीए पास होते हैं, और पूरे स्कूल में अगर मुश्किल से 10 अगर टीचर है तो उसमें से 2 बीएड होता है या 2 जो है फुल ट्रेंड टीचर होते हैं। जबकि सरकारी स्कूलों में 100% ट्रेंड टीचर होते हैं, बीएड किए हुए होते हैं, तभी उनको नौकरी मिलती है। पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो उससे अच्छा पढ़े हुए होने के बावजूद, उससे 3 गुना ज्यादा सैलरी लेने के बावजूद, प्राइवेट स्कूल के टीचर का सैलरी 25,000 से शुरू होता है, 30,000 से शुरू होता है। सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी 40,000 से और 80,000 1 लाख तक है। फिर भी वो चीज नहीं दे पाते हैं जो प्राइवेट स्कूल के टीचर अपने स्टूडेंट के लिए करता है। इन सब चीजों के बदलाव के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैनेजमेंट की बात होती है। प्राइवेट स्कूल के टीचरों को ये पता होता है कि अगर हमने सही नहीं पढ़ाया तो ये कल को हमें फायर कर देंगे, हमें यहाँ से निकाल देंगे। ये उनके अंदर डर है, तो सुबह से लेकर शाम तक वो पढ़ाते हैं। लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है या जो सरकारी स्कूल है, इसमें सिस्टम का फेल्योर है। सिस्टम का फेल्योर का मतलब ये है कि उनको ये डर नहीं है कि हमारी नौकरी चली जाएगी या हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आएगा या कोई जांच बैठेगी। तो ये इसको क्या कहा जा सकता है, जब सालों साल स्कूल में कोई ऐसा टेस्ट नहीं हो रहा है। स्कूल में टेस्ट होना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए जो हर स्कूल में जाएं, वहाँ के बच्चों का मौखिक टेस्ट लें, लिखित टेस्ट लें, और उस जो बच्चा पढ़ रहा है और जो उसको टीचर पढ़ा रहा है वो अकाउंटेबल हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि अगर इस बच्चे को ये नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियां हैं कि जो उसको रिव्यू नहीं करते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले उसको रिव्यू करते हैं। अगर कोई टीचर ये देख रहा है कि कोई टीचर बाउंड्री में घूम रहा है तो प्रिंसिपल कहता है आप क्लास में क्यों नहीं गए। लेकिन यहाँ का अगर अध्यापक कहीं घूम रहा है तो उसके प्रिंसिपल को ये नहीं होता है। सबसे पहले तो वो खुद अपना बैठा होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता, और गलती से कोई मतलब होता भी है ठीक ठाक अगर प्रिंसिपल है तो उस टीचर से डरता है कि वो टीचर, इसका लिंक कौन से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या कौन से पॉलिटिकल आदमी से जुड़ा हुआ है, कहीं मैं इसको बोलूं तो ये मेरी ही शिकायत ना कर दे। तो बिल्कुल समस्याएं है सरकारी स्कूलों में, सरकारी तंत्र में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज से लगभग 15 साल पहले दिल्ली में बिजली सरकार के अंदर था, देशू के अंदर था, और बाद में शीला दीक्षित ने इसे BSES को दे दिया। उस समय बिजली दिल्ली में 12 घंटा 14 घंटा से ज़्यादा नहीं आता था जब सरकार के अंदर थी बिजली, और अब जब प्राइवेट में गया है तो लगभग 24 घंटे बिजली है और अच्छा बिजली है। तो क्या आप मानते हैं कि जो ये सरकारी स्कूलों में काम करने वाले हैं, अगर वो टीचर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको प्राइवेट सेक्टर में बदल देना चाहिए? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ होना चाहिए। लोगों का मौलिक अधिकार है। जो बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते हैं, जो एफोर्ड गार्जियन उनके
नहीं कर सकते हैं फीस, उनको उसी सुविधा का सरकारी स्कूल में उनको पूरी सुविधाएं मिलना चाहिए कि वो बच्चे वहाँ पे पढ़ जाएं। अगर सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, उनको निजी भी बना दिया जाएगा, तो और लोग कहाँ जाएंगे? फिर सरकार का मतलब क्या रह गया? तो दूसरा चीज ये मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके आगे जो है कि दिल्ली का जो एजुकेशन पे बजट है, वो अगर आप डिवाइड करते हैं तो 4400 रुपए पर महीने पर स्टूडेंट खर्च हो रहा है। दिल्ली एजुकेशन पे एक स्टूडेंट पे दिल्ली सरकार 4400 रुपए खर्च कर रही है। प्राइवेट स्कूल का जो औसतन महीने का ये निकलता है एक बच्चे का, वो लगभग 3500 रुपए निकलता है। किसी स्कूल में 2000 रुपए फीस है, किसी स्कूल में 10,000 फीस है प्राइवेट स्कूल का। अगर उसका औसत आप निकालते हैं तो लगभग 3500 के आसपास वो निकलता है। अगर 4400 रुपए जो दिल्ली सरकार शिक्षा पे खर्च कर रही है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, बजट वो है जो हर साल हर महीने 4400 रुपए एक बच्चे पे खर्च किया जा रहा है। अगर उस 4400 रुपए को सही से मैनेज किया जाए तो 3500 रुपए में प्राइवेट स्कूल में उससे बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। तो यही तो सिस्टम का फेल्योर है, यही तो दिल्ली सरकार की फेल्योरनेस है कि जो 4400 रुपए है वो जा कहाँ रहा है जी। आप अगर उसका गहन से अध्ययन करें तो क्या उस बच्चे को 4400 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है? हमें तो नहीं लगता है मिल रहा है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा। अगर मिल रहा होता तो दिख रहा होता। इसकी तो ये तो जांच का विषय है, इसको तो जांच कराना चाहिए कि जो बजट एलोकेट हो रहा है वो जा कहाँ रहा है। कम से कम स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कबूल तो किया था कि मैं सेंटर से 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे जो है निचले स्तर तक मिलता है। यहाँ पे तो ये कबूला भी नहीं जा रहा है कि हम यहाँ से भेजते हैं, मिल कितना रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में ही कमी है कि जो कहीं ना कहीं ये पैसा डाइवर्ट हो रहा है, लीकेज कहीं बनी हुई है, नहीं किया जा रहा है। लीकेज हो ना हो, मैनेज नहीं हो पा रहा है। सैलरी तो स्कूल में टीचर को मिल ही रहे हैं, बिल्डिंगें बनी हुई है, सामग्रियां लगभग स्टूडेंट को मिल रहे हैं, लेकिन सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसलिए रिजल्ट नहीं निकल के आ पा रहा है। बच्चों का जो रिजल्ट है वो उस स्तर का नहीं निकल के आ पा रहा है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों का रिजल्ट निकलता है। हम बात कर रहे थे बार बार वही कि चलिए इस बच्चे स्कूल में पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जैसे भी पढ़ाई होती है उनको नौकरी ठीक से नहीं मिल पाता, और अगर मिलता है तो उन्हें सही से सैलरी नहीं मिल पाता है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आगे भी इसी मुद्दे पर एक और एपिसोड आप दर्शकों के बीच लेके आएंगे। शुक्ला जी, आपने वक्त निकाला, समय इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि उधर से भी ये हो गया। तो हम अगले एपिसोड में इसी टॉपिक पे फिर से आगे बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह एक एपिसोड आपको लेके आएं और आप खास तौर पे दिल्ली की जनता को ये बताएं कि दिल्ली के निचले तबके के लोगों का जीवन कैसे सुधरेगा। अच्छे लोग कमा लेते हैं, अच्छे से रह लेते हैं। अच्छे लोग, हम आप अगर 20,000 रुपए भी कमाते हैं तो साफ सुथरी जिंदगी जी रहे होते हैं। और हमारे यहाँ ही जो हमारी काम वाली दाई होती है, वो अगर किसी झुग्गी से आती है, आपके घर में भी आती होंगी, वो भी 20,000 रुपए कमाती हैं। इतना ही नहीं, उनके पति भी 20,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके जीवन का स्तर जो है वो मैनेज नहीं होने के कारण बड़ा अफरा तफरी में बीतती है। उनकी जीवन नारकीय होती है। झुग्गी झोपड़ी में रहने के कारण उनके बच्चे अच्छे व्यवस्था में नहीं रहने के कारण दयनीय जीवन जीते हैं, और वही बच्चे अगर ठीक से उनका मैनेज ना हो तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और आज जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि दिल्ली का क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, दिल्ली के क्राइम करने वाले कौन लोग हैं? क्या वो विदेश से आते हैं? नहीं, इन्हीं लोगों में से निकल के आते हैं। इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे रोजगार, अच्छी नौकरी देने की भी जरूरत है। उसके लिए हम फिर से बातचीत करेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और नेक्स्ट वीक जरूर आपके साथ बैठेंगे। और इतना मुश्किल नहीं है कि जो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी है उनको उस दलदल से ना निकाला जा सके। उस दलदल से 100% उनको निकाल के
एक उनको भी ऐसी लाइफ दी जा सकती है, एक जीवन यापन दिया जा सकता है जिससे कि उनकी भी जिंदगी खुशहाल हो सके और वो भी सर उठा करके जी सके। जी हाँ, इसी उम्मीद के साथ कि उन लोगों का भी जीवन अच्छा उठ सके, अच्छे से वो भी रह सके जैसे हम लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग भी अच्छे तरीके से रह सके, उनके बच्चे भी साफ सुथरा रह सके, ना कि उनके कॉलोनी में जाने के बाद रात 8 बजे के बाद शोर शराबा हो, मारपीट हो, डंडे चलें। और उन कॉलोनियों में रात में हर किसी को पता है कि उन कॉलोनियों में थाना पुलिस लगा ही रहता है। तो इसलिए उन बच्चों की जिंदगी को संभालना हमारा काम है, आपका काम है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।